स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा उत्तराखंड के बुलेटिन के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार राज्य में सम्मान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए 3 फरवरी को कैबिनेट की बैठक भी बुला ली है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि 2 फरवरी को यूसीसी के लिए गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है। इसके बाद 3 फरवरी को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बैठक में यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी देने के साथ इस पर चर्चा की जाएगी और 5 फरवरी से शुरू होने जा रहे विशेष सत्र में सम्मान नागरिक संहिता के विधेयक को पारित कराकर राज्य में लागू करने का कार्य करेगी। वो कमेटी हमको अपना ड्राफ्ट दे देगी और ड्राफ्ट देने के बाद जो जरूरी उसके लिए औपचारिकताएं हैं, जो संवैधानिक कानूनी जामा पहनाने के लिए जो भी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक भी आहूत की जाएगी, उसमें भी इस पर हमारी चर्चा होगी। उसके बाद 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र आहूत है और इस विधानसभा के सत्र में चूंकि विशेष रूप से सत्र बुलाया गया है और ये यूसीसी के निमित्त ही विशेष सत्र है और इस विशेष सत्र में इसको लाकर विधेयक के रूप में पारित करवाकर कानूनी रूप इसका दिया जाएगा। धर्मनगरी हरिद्वार से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। स्थानीय निवासी डॉक्टर एस.के. कपूर ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाना चाह रहे थे। ऐसे में हरिद्वार से एक स्पेशल ट्रेन रवाना की गई जो कि तमाम राम भक्तों को लेकर अयोध्या जा रही है। बहुत खुशी की बात है कि आने वाली नई पीढ़ी भी अब भगवान राम के बारे में जानेगी। आपको बता दें, इस ट्रेन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस मौके पर हजारों श्रद्धालुओं सहित तमाम नेता भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर सभी राम भक्तों को राम मंदिर बनने की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि यह शुभ दिन आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी के अथक प्रयासों से आया है और माननीय मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की नई मुख्य सचिव वरिष्ठ अधिकारी राधा रतूड़ी होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी मंजूरी दे दी है। राधा रतूड़ी उत्तराखंड के 18वें मुख्य सचिव के रूप में बुधवार को कार्यभार संभालेंगी। वहीं राधा रतूड़ी को राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनने का गौरव भी मिला है। आपको बता दें, मुख्य सचिव डॉक्टर सुखविंदर सिंह संधू बुधवार को रिटायर होंगे। डॉक्टर संधू का जुलाई 2023 में रिटायरमेंट था, लेकिन उन्हें 6 माह का सेवा विस्तार मिल गया था। वहीं 1988 बैच की आईएएस राधा रतूड़ी अभी अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री गृह सचिवालय प्रशासन का दायित्व तो देख रही थी। 2 माह बाद मार्च में उनका रिटायरमेंट है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें सेवा विस्तार मिलना तय माना जा रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे, उत्तराखंड में नई मुख्य सचिव वरिष्ठ अधिकारी राधा रतूड़ी होंगी, यानी एक महिला अधिकारी को जो मुख्य सचिव का पद है वो मिला है। मुख्यमंत्री धामी ने इसकी मंजूरी दे दी है। आपको बताना चाहेंगे, 18वें मुख्य सचिव के रूप में बुधवार को कार्यभार जो है वो संभालेंगे। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र जी, जरा बताइए, राधा रतूड़ी को नया मुख्य सचिव जो है वो चुना हुआ है, उनको पदभार दिया गया है। थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड जानना चाहेंगे और किस तरह की उनकी कार्यशैली रही है और बहुत जल्द वो इस पदभार पर जो है वो आने वाले हैं। पदभार ग्रहण कर लेंगी श्रीमती राधा रतूड़ी। 1988 बैच की आईएएस हैं। इनका पहले मध्य प्रदेश कैडर था और बाद में इन्होंने अपना कैडर चेंज कराया, उत्तराखंड कराया। इसी वजह से वो सुखबीर सिंह संधू से काफी सीनियर होने के बावजूद अपर मुख्य सचिव के तौर पे काम कर रही थी, लेकिन सुखबीर सिंह संधू आज रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद राधा रतूड़ी 18वीं मुख्य सचिव और राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के तौर पे अपना नाम इतिहास दर्ज कराने जा रही। बेहद तेज तर्रार, लेकिन व्यवहार में बेहद सौम्य और कुशल और कर्मठ प्रशासक मानी जाती हैं। बहुत लंबे समय से अपर मुख्य सचिव के तौर पे अपनी सेवाएं दे रही हैं। इनके जो हस्बैंड है वो भी उत्तराखंड के डीजीपी रहे, अभी रिटायर हुए हैं, अनिल रतूड़ी।
तो इस तरह से देखें, इनका जो पूरा बैकग्राउंड है प्रशासनिक अनुभव से भरा पड़ा है। ठीक है। और उनकी जो कार्यशैली है वो अलग इस मायने में मानी जाती है, एक महिला होने के बावजूद प्रशासनिक फैसलों को लेने में शक्ति दिखाती है, तेजी दिखाती है और राज्य के हित से जुड़े फैसलों को लेने के लिए जानी जाती हैं। तो इस तरह से कहे कि उनके मुख्य सचिव बनने से लोगों में हर्ष भी है, क्योंकि उत्तराखंड की है, यहाँ की है। और हालांकि उनका जो कार्यकाल है मार्च तक ही है, लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव उस दौरान चल रहा होगा तो उनको शायद 6 महीने का एक्सटेंशन भी मिल जाए, तो उनको एक 8 महीने का कार्यकाल एज मुख्य सचिव। ठीक है धीरेन्द्र जी, जैसे आपने कहा कि पहली महिला मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड की, तो ऐसे में महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा गौरव है उत्तराखंड के लिए? अब बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि राधा रतूड़ी की एक खासियत है, महिला विषयों को लेकर के काफी गंभीर रहती हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसको काफी सीरियस लेती हैं। और बहुत बार देखा गया है राधा रतूड़ी जैसे इंदिरा अम्मा कैंटीन सचिवालय में खुला या कई जगह उनकी ब्रांचेस खुली, राधा रतूड़ी स्वयं जाकर के वहां रोटी बनाने लगी। ठीक है। और मतलब एक तरह से कह सकते कि उत्तराखंड के संस्कृति और संस्कारों से उनका बेहद लगाव है और महिलाओं के उत्थान को लेकर के काफी अग्रिम पंक्ति में वो खड़ी दिखाई देती है। अगर ब्यूरोक्रेट्स की बात करें तो निश्चित रूप से उनके मुख्य सचिव के पद पे आने से न केवल उत्तराखंड की प्रशासनिक मशीनरी की ओवरहॉलिंग होगी, बल्कि जो महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम है वो और मजबूत होंगे। बिल्कुल। नए नए रास्ते, नई नई स्कीमें वो बनाएंगी जिसका लाभ जो है आगे चल करके उत्तराखंड की महिलाओं को मिलने वाला है। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि उनका जो जितना भी कार्यकाल रहेगा वो उम्मीदों भरा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धीरेन्द्र जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि किस तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए वो आगे आने वाले समय में काम करेंगी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 31 जनवरी और 1 फरवरी के लिए भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 2 से 5 फरवरी तक कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का पूरा अनुमान जताया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ मजबूती के साथ सक्रिय हो रहा है। 31 जनवरी की शाम या रात से उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में 3000 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में भारी से भारी बर्फबारी की संभावना है। मैदानी इलाकों में भी 2 दिन अच्छी बारिश होगी। 2 से 5 फरवरी तक भी 2500 से 3000 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। दो 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने मीडिया के साथ कार्यशाला की है, जिसमें निर्वाचन आयोग के सीईओ वी शनुगन ने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य मीडिया कर्मियों को अवगत करवाना है कि चुनाव के दौरान किस तरह की न्यूज या विज्ञापन प्रतिबंध है। उन्होंने पेड न्यूज के बारे में भी मीडिया कर्मियों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई अखबार या चैनल कोई विज्ञापन छापते या दिखाता है तो उसकी निर्वाचन आयोग से परमिशन लेने के बाद ही प्रकाशित कर सकते हैं। सोशल मीडिया का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है हम लोग इलेक्शन के दौरान जो मीडिया सर्टिफिकेशन और इस संबंध में पूरा जानकारी देंगे और पेड न्यूज़ के संबंध में भी हम लोग आपको बताएंगे। और बाकी हम लोग जैसे एमसीसी रिलेटेड इश्यू को पूरा जानकारी देंगे। और स्वीप एक्टिविटी में हम लोग मतदाता का जागरूक करने के लिए आप लोग का रोल क्या है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल बताने के लिए आज एक कार्यशाला आयोजित किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में 20 सूत्रीय कार्यक्रम व कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष व राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका और मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान भी
मौजूद रहीं। बैठक के दौरान राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अधिकारियों द्वारा कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के विभिन्न इंडिकेटर्स को लेकर समीक्षा बैठक की गई है और अक्टूबर माह के 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा में देहरादून जिला प्रथम स्थान पर आया था और नवंबर में दूसरे स्थान पर आया था, जिसके साथ अब यह विषय भी आया है कि अब जिलों की जगह ब्लॉकों के अनुसार रैंकिंग करनी चाहिए ताकि प्रदेश की आकांक्षी ब्लॉकों का डेटा इकट्ठा किया जा सके। सूत्रीय कार्यक्रम के विभिन्न इंडिकेटर्स को लेकर विभिन्न विभागों के बीच में आज यहाँ समीक्षा हो रही है और मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि अक्टूबर माह के 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा में देहरादून जिला पूरे प्रदेश में प्रथम आया था और जो हमने अभी नवंबर माह की समीक्षा की है उसमें देहरादून जिला थोड़ा सा दूसरे नंबर पे है। तो देहरादून के सभी अधिकारियों को, मुख्य रूप से यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के मुख्य विकास अधिकारी और पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बधाई भी है कि सभी विभाग जितने भी इंडिकेटर्स, जितनी भी योजनाओं, उस योजनाओं का क्रियान्वयन ग्रामीण स्तर पर उनका लाभ लगातार अधिकारी प्रयास करते हुए देहरादून जिला की एक अच्छी पोजीशन को बनाए रखते हैं। इसलिए मेरा सभी को बधाई भी है और आगे आने वाले समय में जहाँ पर थोड़ी कमियाँ हैं उनमें किस प्रकार से हम सुधार कर सकते हैं, उन सब सुधारों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। दूसरा, अभी तक हम जिलों की रैंकिंग करते आए हैं। एक विषय यह भी आया कि अब हमको ब्लॉकों की रैंकिंग करनी चाहिए ताकि हम पूरे प्रदेश भर के उन सभी आकांक्षी ब्लॉकों का डाटा इकट्ठा करें जहाँ पे थोड़ा योजनाओं का प्रभाव कम दिखाई देता है, योजनाओं का क्रियान्वयन में थोड़ी कमी रहती है। उन सारे विषयों को लेकर चर्चा वार्ता तो अभी हमारे कितना किलोमीटर आपने बना दिया? उत्तराखंड जल्द आजाद भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है, जिसमें यूसीसी कानून लागू होगा। 2 फरवरी को यूसीसी की कमेटी अपना ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद इसे विधानसभा सदन के पटल पर रखा जाएगा। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने युवा मुख्यमंत्री को धन्यवाद और बधाई दी है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की राह में यूसीसी कानून मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें सभी धर्म को एक समान कानून मानना होगा। आपको बता दें, यूसीसी के लिए करीब 1 लाख से अधिक सभी धर्म की राय ली गई थी, जिसके बाद 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद यूसीसी कमेटी ने एक बेहतर कानून का ड्राफ्ट बनाया है, जो अब कानून बन सकता है। पहले तो यूसीसी के लिए युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद। ये होता है कमिटमेंट। ये जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट को फुलफिल करते हुए युवा मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा जो यूसीसी को लेकर आएगा और मुझे लगता है कि यूसीसी का ड्राफ्ट जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यूसीसी का ड्राफ्ट 2 तारीख को उनके पास आ जाएगा और उसके बाद वो उसको विधानसभा सत्र में रखेंगे और फिर वो एक कानून के रूप में लोगों के सामने आएगा। मुझे लगता है कि ड्राफ्ट कमेटी ने बहुत ईमानदारी से हर धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों के साथ बात की है और सबकी भावनाओं को आत्मसात किया है और मुझे लगता है कि ड्राफ्ट में ये सब कुछ नजर आएगा। मुझे लगता है कि ये विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम है और जब विकसित भारत की हम बात करते हैं तो हम विकसित देशों को देखते हैं। तो जो विकसित देश हैं, अगर आप देखें वहाँ हर धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग वहाँ रहते हैं, तो वहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो विकसित देश हैं वहाँ मुसलमान भी रहते हैं, वहाँ क्रिश्चियंस भी रहते हैं, वहाँ हिंदूज भी रहते हैं, वहाँ सिख्स भी रहते हैं, वहाँ सब लोग रहते हैं। तो किसी धर्म को कोई परेशानी नहीं होती। तभी एक सिमिलैरिटी लाने की कोशिश की जाती है, तभी समान नागरिकता कानून लाने की कोशिश की जाती है कि सबके जो हक हैं वो समान हो, किसी में भेदभाव ना हो। और मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा समानता आएगी उतनी तेजी से देश आगे बढ़ेगा। बीजेपी प्रदेश मीडिया के पदाधिकारियों की वर्कशॉप का शुभारंभ हो गया है, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के सोशल मीडिया के पदाधिकारी शामिल हुए हैं। 1 दिवसीय वर्कशॉप में केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ में सोशल मीडिया के टूल को 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से इस्तेमाल किया जाना है, इस पर दिन भर विचार मंथन होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हैं। दिन भर चलने वाली वर्कशॉप में सोशल मीडिया की चुनाव में भूमिका पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिस तरह से सोशल मीडिया एक सशक्त प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है,
ऐसे में कार्यकर्ता केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को सोशल मीडिया के टूल्स के माध्यमों से जन जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। ये कांग्रेस को भी हिट करेगा। देखिए, मीडिया कार्यशाला है और मीडिया का आज के राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व हो गया है। तो हमारे अनेकों जो मीडिया से जुड़े हुए केंद्रीय पदाधिकारी अनिल लोहड़ी इस पर रहने वाले हैं। कौन कौन से विषय राजनीतिक विषय महत्वपूर्ण समाज के बीच में जाने चाहिए, उन सब विषयों को लेकर चर्चा होगी। रणनीति का हिस्सा है और हमने पूरे प्रदेश के मीडिया के जो हमारे कार्यकर्ता हैं जिनको इसमें जोड़ा गया है उन सबको इसमें आमंत्रित किया है। अध्यक्ष जी, यूसीसी को लेकर बिल्कुल सरकार चलिए आगे बढ़ते हैं। आबकारी आयुक्त एचसी सेमवाल के दिशा निर्देशों पर लगातार अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आबकारी टीम ऋषिकेश द्वारा आबकारी निरीक्षक प्रेरणा बिष्ट के नेतृत्व में सहस्त्रधारा रोड पर स्थित एक मकान की तलाशी लेने पर वहां खड़ी कार से 6 पेटी अवैध विदेशी शराब पकड़ी गई है। अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसके द्वारा रायपुर लाडपुर स्थित घर में भारी मात्रा में अवैध इंपोर्टेड शराब का जखीरा होने की जानकारी मिली है। अभियुक्त की जानकारी पर उक्त घर में छापा मारने पर चंडीगढ़ राज्य से तस्करी कर लाई गई विभिन्न महंगी अंग्रेजी शराब, वैलेंटाइन, जैगमिस्टर, जैकब ग्रीन, ब्लैक लेबल, रॉयल स्टेग आदि इंपोर्टेड ब्रांड की 34 पेटियों की बरामदगी हुई है, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। टीम में आबकारी निरीक्षक प्रेरणा बिष्ट, हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह, आशीष प्रकाश, प्रदीप दयाल भी उपस्थित रहे। तो वहीं जनजातीय क्षेत्र चक्राता विधानसभा के सुनेर गांव की ग्रामीण कवाशी भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष बचना शर्मा और मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश काला के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की और उन्हें अपनी समस्याओं का एक ज्ञापन सौंपा है। सुनेर गांव के इन ग्रामीणों का आरोप था, स्वतंत्रता के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी वो सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। इन लोगों के अनुसार लगभग 9 किलोमीटर की लंबी खड़ी चढ़ाई पैदल चढ़कर बाजार तक आना पड़ता है, जिससे उन्हें भारी दिक्कत और सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग को इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशन के बाद ग्रामीणों के इस शिष्टमंडल ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता से भी भेंट की और उनसे सड़क का निर्माण करने की गुहार लगाई है। हमने ये सुनीर गांव की जो समस्या है इसको लेके हम मुख्यमंत्री आवास पे गए थे। वहां से हमें ये लेटर कल मिला है और ये चीफ साहब को भी आया हुआ है और आज हम चीफ साहब के पास आए हुए हैं। सुनीर गांव के सारे ग्रामवासी भी आए हुए हैं और चीफ साहब जी ने हमें 10 दिन का टाइम दिया है। देखते हैं चीफ साहब 10 दिन के अंदर ये काम करते हैं या नहीं। अगर नहीं करेंगे तो ग्रामवासी कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। और जो आज सुनीर गांव के जो लोग हैं इनके चेहरे पे सबके मुस्कान है। इनको अब आश्वासन दे दिया है चीफ साहब ने कि ये काम आपका तत्काल हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। जो है 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में गए थे और वहाँ पे जो हमारा जो समस्या थी हमारे जौनसार गाँव और चकदर विधानसभा में एक गांव है सुनीर गांव, जहाँ पे जो आज तक सड़क नहीं है बनी हुई, तो उसको लेके उस समस्या को लेके हम माननीय मुख्यमंत्री आवास गए थे, जहाँ पर हमने एक चिट्ठी दी थी और वो चिट्ठी जो हमारे पास आज है वो डायरेक्टली जो है चीफ जो उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के हैं उनके लिए मार्क हुई थी और उनके पास आज सारे ये ग्रामवासी हमारे साथ हैं। हम उनसे मुलाकात करके अभी आ रखे हैं। उन्होंने हमें 10 दिन का आश्वासन दिया है कि आप 10 दिन तक जो है देखिए, हम जो है कार्य को उसको प्रगति में लाते हैं। तो हम आज जो है उनको पास चिट्ठी दे के आए हैं ये वाली, और जो है उनको 10 दिन का उन्होंने हमारे पास टाइम दिया है। तो 10 दिन के बाद जो है देखिए क्या कार्रवाई आगे लाते हैं चीफ साहब, ये देखने वाला विषय है। जी, मैं राजेश श्याम ग्राम सभा सुनील से। हमने 27 तारीख को माननीय चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलौर क्षेत्र के मोहम्मदपुर जाट गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव में 45 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति का लहूलुहान शव घर के बाहर नाले में पड़ा हुआ मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर मामले की जांच शुरू की है। मृतक की पहचान रमेश के रूप में की गई है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रेमेंद्र डोभाल ने बताया कि मृतक की किसी अज्ञात लोगों द्वारा धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई है। पुलिस हत्या की पूरी गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। किन कारणों से हत्या की गई है, पुलिस द्वारा हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।
जट क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 54 साल थी, रमेश सन ऑफ घसीटा, ये आज एक मृत अवस्था में यहाँ मिला था और प्रथम दृष्टया जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तो इसको धारदार हथियार से मार के इसके सर पर इसकी हत्या कही गई है। ये इस चीज़ को हम लोगों ने प्रथम दृष्टया संज्ञान में लिया है। इस पर गंभीर धाराओं में जो भी अभियोग है उसे पंजीकृत करके शीघ्र ही इसकी जो भी इसके पीछे है उसके अरेस्टिंग का हम लोग जल्दी ही प्रयास करेंगे। सर फिलहाल क्या लग रहा है, कुछ तरह का मामला सामने आया? देखिए, हम सभी एंगल्स पर काम कर रहे हैं। इसका सारे वेयरबाउट्स हम लोग खोज रहे हैं, क्या इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। सभी चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए अलग अलग एंगल पर काम करेंगे और जल्दी ही इसको वर्कआउट भी करेंगे। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।